हाय, दिस इज़ बालेंदु प्रताप सिंह। कक्षा 9 के विज्ञान की एक और नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अगर कल वाला लेक्चर आपने अटेंड किया होगा, मतलब इसके जस्ट पिछला क्लास आपने अटेंड किया होगा, तो मैंने आपको उस क्लास में जड़त्व पढ़ाया था, इनर्शिया पढ़ाया था, फिर इनर्शिया के बहुत सारे प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल्स बताए थे। मतलब सामान्य जीवन में प्रैक्टिकल लाइफ में इनर्शिया के बहुत सारे उदाहरण थे, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। और इसके बाद मैंने आपको बताया भी था कि नेक्स्ट क्लास में हम गैलीलियो का नियम पढ़ने वाले हैं। गैलीलियो ये एक वैज्ञानिक का नाम है। गैलीलियो का जड़त्व संबंधी नियम ये पढ़ने वाले हैं हम, यानी कि गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया। गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया, देखिए जड़त्व संबंधी नियम गैलीलियो का क्या कहता है। पहले गैलीलियो के नियम को समझने के पहले उसका प्रैक्टिकल समझ लीजिए कि गैलीलियो साहब ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था। गैलीलियो ने क्या किया था स्टूडेंट्स, एक इस तरीके का ट्रैक लिया था, जैसे रेलवे का ट्रैक होता है ना, रेलवे ट्रैक जिसपे ट्रेन चलती है ट्रेन, वैसे ही लोहे का एक ट्रैक लिया था। रेलवे ट्रैक, या फिर रेलवे ट्रैक नहीं, आप ऐसे ही नॉर्मली एक ट्रैक कह सकते हैं, ट्रैक लिया था। इन्होंने क्या किया, इस ट्रैक पे एक बॉल, यहाँ पे एक गेंद रखी। ये क्या है, एक गेंद है ना। इस गेंद को यहाँ पे रखा और यहाँ पे रखने के बाद क्या किया, ऐसे रख के गेंद को यहाँ पे ऐसे रख के और सिंपली छोड़ दिया। धक्का वगैरह नहीं दिया, बस रख के छोड़ दिया। तो ये गेंद यहाँ से लुढ़कते 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 ऐसे 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 यहाँ तक आई और गेंद यहाँ पे आके रुक गई। तो एक्चुअली इन्होंने देखा कि गेंद यहाँ से चल के यहाँ तक आते आते रुक गई, और रुकने का कारण क्या था, गेंद और इस ट्रैक के बीच का घर्षण बल। घर्षण बल, ये गेंद और इस ट्रैक के बीच का जो घर्षण बल है, इसी घर्षण बल की वजह से ये गेंद जो है वो यहाँ से ट्रेवल करते 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 यहाँ पे आके रुक गई। फिर इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा और मेहनत किया, फिर से वैसा ही एक ट्रैक बनाया और फिर से क्या किया कि इस ट्रैक को बहुत ज्यादा चिकना कर दिया, इसके जो सरफेस को उन्होंने बहुत ज्यादा चिकना कर दिया। और फिर एक गेंद यहाँ पे, फिर से एक गेंद यहाँ पे रखी और यहाँ पे ले आकर के उन्होंने छोड़ दिया। ये गेंद यहाँ से लुढ़कते लुढ़कते लुढ़कते, इस बार इन्होंने देखा ये गेंद बहुत दूर तक गई है। पहले यहीं पे रुक जाती थी, इस बार लंबा ट्रेवल किया है, बहुत दूर तक गई है। ठीक है, फिर इसके बाद कुछ दूर जाके ये गेंद फिर से रुक गई, क्योंकि अभी चिकना किया था लेकिन घर्षण बल यहाँ पे कुछ न कुछ था। फिर इन्होंने एक और लंबा सा ट्रैक बनाया, फिर वही काम किया, इस तल को और अधिक चिकना किया। चिकना करने से क्या होगा कि आपका जो घर्षण बल है वो कम हो जाएगा, घर्षण बल जो है वो कम हो जाएगा, घर्षण बल का जो मान है वो कम होने लगेगा। क्योंकि आपने नोटिस किया होगा, जितनी रफ चीज होती है, आप किसी चीज को रगड़ेंगे, जितना रफ होगा उसको रगड़ना उतना मुश्किल होता है, तो घर्षण रफ चीज पे अधिक होता है। अगर वो चीज चिकनी है तो उस पर घर्षण बल कम हो जाता है। अधिक चिकना करने से क्या किया, और गेंद को भी इन्होंने क्या किया, ये जो बॉल ली है इन्होंने, इस बॉल के भी सरफेस को इन्होंने क्या कर दिया, चिकना कर दिया। अब इन दोनों के बीच में जो लगने वाला घर्षण बल था वो लगभग शून्य के बराबर, शून्य तो नहीं था लेकिन लगभग शून्य के बराबर, बहुत कम था, मामूली था। फिर इन्होंने इस गेंद को यहाँ पे रख के उसी ऊंचाई से, जिस ऊंचाई पे यहाँ था उसी ऊंचाई पे यहाँ था, उसी ऊंचाई पे यहाँ भी गेंद को रखा। जितना कोण पे यहाँ पे ये बना हुआ था उतने ही कोण पे यहाँ पे बना हुआ है, उतने ही कोण पे यहाँ पे भी ट्रैक बना हुआ है। अब ये गेंद इस बार क्या हुआ, जब घर्षण बल इन्होंने लगभग शून्य के बराबर कर दिया, गेंद उन्होंने छोड़ी, गेंद उड़कते 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 इस बार बहुत दूर जाके यहाँ कहीं पे जाके गेंद रुकी। लेकिन अभी भी घर्षण बल ये जीरो तो नहीं कर पाए, लेकिन इन्होंने ये नोट किया कि अगर घर्षण बल जीरो होता तो ये गेंद जो आगे जाके यहाँ पे रुक भी गई है, ये आगे जाके, बहुत आगे जाके रुकती भी नहीं, ये आगे चलती जाती चलती जाती चलती जाती। और एक एक्सपेरिमेंट नॉर्मली आप लोग भी जानते हैं कि जैसे सपोज दैट ये कैप है, ये पेन का ढक्कन है, इसको मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, तो इस ढक्कन को अगर जबरदस्ती आंधी तूफान हवा कुछ ना आए, कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, अगर इसको जबरदस्ती यहाँ से ना हटाया जाए तो ये यहाँ से हटने वाला नहीं है। तो ये गेंद, सॉरी सॉरी थोड़ा डिस्टरबेंस था, तो ये कैप यहाँ से हटने वाला नहीं है। इस कैप पे जब भी कोई बाहरी बाह्य बल लगेगा तभी ये कैप यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ हो सकता है। अच्छा सपोज दैट मैं हाथ से ना लगा के बहुत तेजी से हवा आए, लेकिन हवा भी एक बाह्य बल की तरह से, ये बाहरी बल लगा है, बाहरी बल लगने की वजह से ये आगे पीछे हो सकता है, या तो हवा आ जाए या तो फिर इस टेबल को आप उल्टा कर दें, मतलब कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तभी ये चीज यहाँ से हटेगी, नहीं तो हटने वाली नहीं है। तो एक चीज तो गैलीलियो को समझ में आ गया था कि अगर कोई चीज विराम में है तो वो विराम में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। लेकिन ये वाली चीज कि अगर कोई वस्तु गति में है तो वो गति में ही रहेगी अगर उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, ये वाली चीज प्रूफ करने के लिए गैलीलियो ने ये एक्सपेरिमेंट किया था। गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट आपको मैं बता रहा हूँ, ये किताबों में कम मिलता है अब। तो गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट क्या था, एक ट्रैक लिया था उन्होंने, ट्रैक पे गेंद को रखा था, गेंद को उन्होंने क्या किया था, यहाँ पे रख के छोड़ दिया था। गेंद का ट्रेवल उन्होंने चेक किया, बाद में घर्षण बल को कम किया, फिर से चेक किया, बाद में घर्षण बल को और कम किया, गेंद को भी चिकना कर दिया और ट्रैक को भी चिकना कर दिया। फिर उन्होंने देखा कि ये गेंद बहुत दूर तक जा रही है, फिर भी घर्षण बल तो ये जीरो नहीं कर पाए। और उन्होंने अंदाजा लगाया कि अगर घर्षण बल शून्य होता, इन्होंने ये अंदाजा लगाया कि अगर घर्षण बल बराबर शून्य होता
तो जो ये गेंद है, ये गेंद रुकती नहीं, ये गति कर रही है, तो गति में ही रहती, इसको रोक पाना संभव नहीं था। तो फिर गैलीलियो इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि अगर ये घर्षण बल शून्य होता तो ये गेंद जो बहुत दूर जाके रुकी है, ये कभी नहीं रुकती है, जीवन पर्यंत चलती रहती चलती रहती चलती रहती। तो इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि अगर कोई वस्तु गति में है तो गति में ही रहेगी यदि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ये गैलीलियो का जड़त्व संबंधी नियम भी बन गया। गैलीलियो के इस एक्सपेरिमेंट को देखा गया, इसको परखा गया और ये पाया गया कि अगर कोई वस्तु गति में है तो वाकई में गति में ही रहेगी यदि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। क्योंकि आपने नोट किया होगा, जैसे कि आप साइकिल जब चलाते हैं, साइकिल स्टूडेंट जब आप साइकिल चलाते हैं तो साइकिल चलाते 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 बीच में क्या होता है, जब कोई व्यक्ति साइकिल से जब आगे जाता है तो क्या होता है कि कुछ देर बाद वो पावदान बंद कर देता है अपना, मतलब साइकिल पे पावदान जो उसका जो पाउडिल होता है, पाउडिल चलाना बंद कर देता है। तो पाउडिल चलाना बंद करने के बाद क्या होता है कि फिर भी साइकिल आपकी चलती रहती है चलती रहती है चलती रहती है। इसका मतलब क्या है कि वो गति करना चाह रही है, लेकिन ध्यान से देखिएगा, ये साइकिल के पहिए और सड़क के बीच में घर्षण बल लग रहा है। फिर आप इस पे बैठे हैं तो इधर से हवा का दबाव आ रहा है, वो भी आपके गति का विरोध कर रहा है। प्लस ये जो पहियों के बीच में बेरिंग होता है वो भी आपस में घर्षण कर रहे हैं, तो घर्षण बल की वजह से वो भी गति का विरोध हो रहा है। फिर यहाँ पे आपका चैन लगा हुआ है, चैन पे भी घर्षण बल लग रहा है, तो चैन पे घर्षण बल लगने की वजह से वहां भी गति का विरोध हो रहा है। तमाम गति के विरोध होने की वजह से ये साइकिल कुछ दूर जाके रुक जाती है। अदरवाइज ये घर्षण बल नहीं लगते ना, तो एक बार आप साइकिल चला के छोड़ देते हो तो जीवन पर्यंत वो चलती रहती। ऐसा गैलीलियो साहब ने कहा था। जैसे आपने ये नोटिस किया होगा, बाइक है, कई बार बाइक को जब आप में से कई सारे लोग बाइक चला लेते होंगे, तो जब आप एक बाइक को या फिर आपके पास कार है, सपोज दैट कार है, इसको चला के आप 90 की स्पीड में चला के आप क्या करेंगे, आप इंजन को ऑफ कर लेंगे। इंजन को ऑफ करेंगे, उसके बाद ये कार तुरंत नहीं रुकेगी, आप देखेंगे ये कार चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी, बहुत दूर जाके यहाँ कहीं पे ये कार रुकती है। तो ये जो आधा किलोमीटर का डिस्टेंस या फिर 1 किलोमीटर का डिस्टेंस बिना फ्यूल के, बिना इंजन के ये कार ट्रेवल कर रही है, इसका मतलब ये है कि कार गति में है तो गति ही करना चाह रही है। लेकिन दिक्कत ये आ जा रही है इसके साथ कि सड़क पे जो घर्षण, रोड और इसके पहियों के बीच में 4 पहिए हैं, तो चारों पहियों के बीच में जो घर्षण बल लग रहा है, फिर कार का इंजन भी, फिर पहिए के अंदर जो बैरिंग लगा उनका भी, फिर हवा तेजी से इसका विरोध कर रही है। बहुत सारे घर्षण बल और बहुत सारे विरोधी बल लगने की वजह से ये कार रुकती है। अदरवाइज ये कार गति में है तो गति ही करती रह जाती है, कभी भी रुकती नहीं। तो गैलीलियो साहब का ये एक्सपेरिमेंट बिल्कुल सफल रहा। यानी कि गैलीलियो ने सिंपल नियम क्या दिया, आप सुनिएगा, कि यदि कोई वस्तु विराम में है तो विराम में ही रहेगी, और अगर गति में है तो गति की ही अवस्था में रहेगी यदि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो ये आपका गैलीलियो का सिंपल सा रूल था। इस एक्सपेरिमेंट से गैलीलियो साहब ने ये बताया हम लोगों को। और विराम वाला तो एक्सपेरिमेंट आप खुद कर सकते हैं कि भाई किसी चीज को यहाँ पे रखा है तो ये जीवन पर्यंत कहीं पे नजर आएगी यदि इस पे कोई बाह्य बल न लगे। तो ये एक्सपेरिमेंट समझ में भी आता है, और आप इस एक्सपेरिमेंट को आप खुद से, जैसे बाइक पे, साइकिल पे मैंने करके बताया, जब आप चलते हैं और चलने के बाद कुछ देर के लिए बंद भी कर देते हैं तो वो चीज चलती रहती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर गति का जड़त्व आ जाता है, और गति के जड़त्व के कारण वो चीज लगातार मोशन में रहना पसंद करती है। एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा। घर में आपके फैन होगा, सीलिंग फैन आपने देखा होगा। सीलिंग फैन, जो ये सीलिंग से आपका फैन लटका होता है, यहाँ पे फैन, 3 पत्ती वाला फैन। तो जब ये चलता लाइट ऑफ हो जाती है, लाइट भग जाती है, कभी कभी लाइट मान लीजिए चली गई, लाइट गुल होने के बाद भी ये फैन आपका लगातार मोशन करता रहता है, बहुत देर तक ये नाचता रहता है। कारण क्या है? इसके अंदर गति का जड़त्व है। इसके अंदर कौन सा जड़त्व आ गया? गति का। तो ये लगातार गति करना चाहेगा। अगर इसके अंदर गति का जड़त्व है तो ये लगातार गति करना चाहेगा। लेकिन चूंकि इन्वायरमेंट में हवा का दबाव है ना, वायु का दबाव, फिर गुरुत्वाकर्षण बल का इफेक्ट, फिर उसके बाद फैन के अंदर भी क्या होता है, एक बैरिंग होता है ना, बैरिंग के थ्रू ही उसकी कॉइल लगी होती है, उस बैरिंग के अंदर घर्षण बल होता है। तमाम घर्षण बल और तमाम विरोधी बलों के नाते वो पंखा रुक जाता, नहीं तो एक बार चलता तो लगातार वो चलता ही रहता। तो इन सभी प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल से भी आपको समझ में आता होगा कि गैलीलियो साहब ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो सही था। तो गैलीलियो का स्टेटमेंट एक बार और मैं पढ़ देता हूं कि यदि कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहेगी, और यदि कोई वस्तु गति में है तो गति में ही रहेगी यदि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो उम्मीद करता हूं आपको ये नियम समझ में आया होगा। मैं आपको नोट्स दे देता हूं इसका, फिर आगे बात करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो नोट्स में एक काम करिए, आप हेडिंग डालिए गैलीलियो का जड़त्व संबंधी नियम, गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया, INERTIA, इनर्शिया, गैलीलियोज GALILEO, और ये कॉमा लगा के S। गैलीलियो के प्रयोग के अनुसार, देखिए प्रयोग पूरा मैं लिखवाऊंगा नहीं मैं आपको एक्सपेरिमेंट, लेकिन मैंने एक्सपेरिमेंट का लॉजिक आपको बता दिया है, तो आपको थोड़ा थोड़ा याद रहेगा कि सर ने क्या बताया था। ठीक है, तो आप ये फिगर बना लो, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा ये वाला फिगर बनाना, और सबसे बड़ा ये वाला फिगर बनाना। फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2, फिगर नंबर 3, ये छोटा फिगर, ये थोड़ा बड़ा, ये थोड़ा ज्यादा बड़ा। ठीक है, इसमें अब देखो घर्षण बल की बात कर दी मैंने कि एक में
फिगर नंबर 1 में सबसे ज्यादा था, फिगर नंबर 2 में घर्षण कम हुआ और 3 में सबसे कम घर्षण था। तो गेंद द्वारा तय की गई दूरी क्या पता चला कि 3 में सबसे ज्यादा, घर्षण कम तो तय की गई दूरी सबसे ज्यादा 3 में, उसके बाद किस में 2 में, उसके बाद सबसे कम दूरी किस में तय हुआ था 1 में, क्योंकि घर्षण बल इसको रोक दे रहा था। यानी घर्षण बल अगर कम करते 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 अगर हम 0 कर दें तो जो दूरी है वो बढ़ते 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 बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, यानी कि वो चीज जो गति में है वो लगातार गति में ही रह जाएगी। इससे आपको आइडिया लग जाएगा। तो बस ये फिगर बना के ऐसे ही शॉर्ट में जैसे मैंने लिखा है आप वीडियो को पॉज करके लिखो, फिर गैलीलियो के प्रयोग के अनुसार क्या स्टेटमेंट है वो मैं देता हूं, पहले इसको बना लो ताकि आपको आइडिया लग जाए कि प्रयोग क्या था। चलिए, तो ये नोट्स आपके सामने है, पूरा लिख लीजिए। एक बार मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूं क्या लिखा हुआ है कि यदि कोई वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में है तो वह उसी अवस्था में बनी रहती है जब तक कि उस पर बाहर से कोई बल न लगाया जाए। यानी कोई चीज स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, कोई चीज मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। घर्षण बल या वायु के द्वारा लगाया गया बल या गुरुत्वाकर्षण बल, ये सब बाह्य बल ही होते हैं। और इस नियम को जो आपने पढ़ा अभी, गैलीलियो का जड़त्व संबंधी नियम, इसे जड़त्व का नियम या गैलीलियो का जड़त्व विषयक नियम भी कहते हैं, या फिर गैलीलियो का जड़त्व संबंधी नियम, सिंपली गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, समझ में आया होगा। तो ये पूरा का पूरा आप लिख लीजिए, नोट्स वीडियो को पॉज करिए और फटाफट के नोट्स कंप्लीट करिए। नोट्स को लिखिए, इसको नोट्स को अपने नोटबुक में लिखिए फटाफट, फिर आगे चलते हैं। अच्छा, एक चीज अगर आपको याद हो तो कल का चेक पॉइंट आप जाके चेक करिएगा, कल का चेक पॉइंट चेक करिएगा। मैं कल का जब चेक पॉइंट करा था, चेक पॉइंट 12.2 का एक यहाँ पे स्क्रीन पे लगाया था मैंने कहा चेक करते हैं कि जो हम पढ़ रहे हैं वो हम कर पा रहे हैं कि नहीं, या फिर जो चीजें जरूरी हैं वो हम पढ़ रहे हैं कि नहीं। तो चेक पॉइंट में एक सवाल था, मैं आपको याद दिला देता हूं, जड़त्व के नियम का अन्य नाम क्या है। ये सवाल था उसमें चेक पॉइंट में कि जड़त्व के नियम का अन्य नाम क्या है स्टूडेंट्स। अब मैंने कहा भी था कि जस्ट अगले लेक्चर में मैं गैलीलियो का जड़त्व संबंधी नियम पढ़ाने वाला हूं और मैं आपको बताने वाला हूं कि जड़त्व का एक और नाम गैलीलियो का जड़त्व संबंधी नियम भी है। तो अब आपको उस चेक पॉइंट का आंसर पता चलेगा कि जड़त्व के नियम का अन्य नाम क्या है। तो जड़त्व के नियम का अन्य नाम गैलीलियो का जड़त्व विषयक नियम भी है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि इसे जड़त्व का नियम या गैलीलियो का जड़त्व विषयक नियम भी कहते हैं। तो वो चेक पॉइंट का डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि डाउट क्लियर कर दूंगा और देखिए मैंने कर भी दिया। तो जो मैं प्रॉमिस करता हूँ वो मैं काम करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो आप थोड़ा सा भरोसा रखिए और मेहनत से पढ़िए, तो आपको बहुत फायदा मिलने वाला है इस वीडियो लेक्चर से, ऑनलाइन क्लास से। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपने कंप्लीट कर लिया होगा। आगे चलते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। आगे देखिए क्या पढ़ना है हमें। ये इस चैप्टर का, जैसा कि चैप्टर का नाम ही था बल तथा गति के नियम, तो इस चैप्टर का दूसरा पहलू है और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है न्यूटन के गति के नियम। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूटन के गति के नियम, या फिर इंग्लिश में हम कह सकते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। देखिए, न्यूटन के गति के मुख्य रूप से 3 नियम है, आपको ध्यान रखना है। आप अभी छोड़िए, इसको मत पढ़िए, आप मेरी बातों को सुनिए। न्यूटन के गति के मुख्य रूप से कितने नियम है? 3 नियम है, ठीक है। न्यूटन के गति के मुख्य रूप से 3 नियम है। तो न्यूटन के गति के नियम या न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को पूछे तो आप कहोगे कि 3 नियम है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि पहला नियम जो भी बताया जाएगा, पहला नियम जब भी पूछा जाएगा आपको वही बताना है। कहने का मतलब यह है कि पहला नियम पूछा गया तो आप दूसरा वाला नहीं बता सकते हैं या तीसरा वाला नहीं बता सकते हैं। पहला नियम जो बताया गया होगा आपको वही बताना है, दूसरे में जो चीज बताया जाएगा वही बताना है, तीसरे में जो चीज बताया जाएगा वही बताना है। ऐसा नहीं कि तीसरे को पहले पे बता दिया, पहले को दूसरे पे बता दिया तो चल जाएगा, नहीं चलेगा, ठीक है। ये सारे नियम जो है वो क्रमशः है, पहला पहला, दूसरा दूसरा, तीसरा तीसरा है, वो इधर उधर करने से काम चलने वाला नहीं है। तो न्यूटन के गति विषयक मुख्य रूप से अपने पास टोटल 3 नियम है, 3 नियम है, ठीक है। गति विषयक 3 नियम है। अब देखिए एक बात ध्यान रखिएगा कि न्यूटन साहब ने कोई भी एक्सपेरिमेंट करने के पहले इन्होंने क्या किया था? गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, क्योंकि गैलीलियो के बाद आए थे न्यूटन। तो न्यूटन ने गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट पढ़ा था और गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट पढ़ चुकी, गैलीलियो ने भी एक्सपेरिमेंट किया था, अच्छा खासा एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन गैलीलियो साहब ने उसको सिस्टमेटिक वे में वो बता नहीं पाए थे, बिठा नहीं पाए थे चीजों को। वो अभी चीजों को बिठाते बताते उससे पहले वो चल बसे। तो गैलीलियो का जो रूल था, जो प्रैक्टिकल जो उन्होंने किया था, जो फाइल थी उनकी, जो उनका पूरा कह सकते हो कि जो एक्सपेरिमेंट था, उसको न्यूटन साहब ने पढ़ा और पढ़ने के बाद उन्होंने गति के 3 नियम बताए। वो अलग अलग 3 निष्कर्षों पे पहुंचे।
गैलीलियो ने तो केवल एक ही चीज बताया था कि विराम में है तो विराम में रहेगी, गति में है तो गति में रहेगी, यदि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। लेकिन न्यूटन साहब ने वो एक्सपेरिमेंट पढ़ा, फिर बाद में कुछ अपने एक्सपेरिमेंट किए, अपना दिमाग लगाया, और न्यूटन साहब तो फिजिक्स के सबसे बड़े साइंटिस्ट मैं मानता हूँ। तो इन्होंने और प्रैक्टिकली उन्होंने बहुत कुछ करके दिया है। तो न्यूटन हो गए, आइंस्टाइन हो गए, ये लोग बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट थे। तो न्यूटन ने गति के अपने पर्सनल 3 नियम उन्होंने बताए और 3 नियम हमें बताए हैं, जो कि जिसमें से एक नियम जो है वो पूरा का पूरा गैलीलियो का ही नियम है। गैलीलियो के नियम को सेम टू सेम ये ला करके इन्होंने अपना प्रथम नियम बता के रख दिया है। तो इसलिए जो न्यूटन का गति का पहला नियम है वो गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है, उसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं, क्योंकि सेम उसी रूल को ला करके इन्होंने अपने पहले नियम में रख दिया है। लेकिन दूसरा नियम ये न्यूटन साहब का अपना है, ये इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने अपना दिमाग लगाया, उसके बाद इन्होंने एक नियम और दिया, और उसके बाद एक नियम और दिया जिसको गति का तीसरा नियम कहते हैं। तो वो न्यूटन साहब के अपने हैं, लेकिन ये जो पहला नियम है गैलीलियो के ही एक्सपेरिमेंट को पढ़ के और उसी नियम को इन्होंने अपना पहला नियम बता के आपको गति के 3 नियम में उन्होंने पहला नियम गैलीलियो वाला ही रख दिया है। ठीक है, तो मैं समझ रहा हूँ कि ये पहला नियम मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं गैलीलियो का नियम एक्सपेरिमेंट सहित आपको बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन कर चुका हूं, और गैलीलियो का जो नियम है वही न्यूटन की गति का पहला नियम है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि मुझे ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ये आपको समझ में आता है। तो एक बार बस मैं पढ़ देता हूं, आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। तो न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन के गति विषयक 3 नियम है। पहले मैं बता चुका 3, जिसमें से पहला गैलीलियो वाला ही डिट्टो कॉपी है, दूसरा इनका अपना, तीसरा इनका अपना है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो न्यूटन के गति विषयक 3 नियम हैं, डैश लगाया हमने। अब पहला नियम, तो पहला न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, पहला नियम यानी कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इंग्लिश में कह सकते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो गति के प्रथम नियम के अनुसार क्या है भाई, कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी, तथा यदि गति की अवस्था में है तो एक समान गति की अवस्था में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। और यही नियम जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम भी कहलाता है। सेम यही नियम, जस्ट अभी मैं गैलीलियो के नियम में आपको थोड़ी सी भाषा अलग है, लेकिन जो एक्चुअल मीनिंग है उसका और इसका दोनों सेम है, एक ही है, दोनों अलग अलग नहीं है। आप जड़त्व का नियम या गैलीलियो का गति विषयक नियम, गैलीलियो का नियम या न्यूटन का प्रथम नियम में चाहे ये बता दीजिए, चाहे इसके जस्ट पीछे जो मैं आपको लिखवाया हूँ वो बता दीजिए, दोनों चलेगा। दोनों एक ही नियम है, बस लिखने का तरीका भाषा अलग है। आपको ये आसानी से याद हो जाए तो ये बता देना, अगर वो आसानी से याद हो जाए, उसकी भाषा आसान लगे तो वो बता देना। तो ये गति विषयक प्रथम नियम है। अभी इसके बाद द्वितीय नियम और तृतीय नियम की बात करूंगा, लेकिन जब प्रथम नियम पूछा जाएगा तो आपको यही बताना है, आपको दूसरा या तीसरा नियम नहीं बताना है। ठीक है, यही वाला रूल बहुत आसान है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी, गति की अवस्था में तो गति अवस्था में रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ये जड़त्व का भी नियम, गैलीलियो का भी नियम यही है। उम्मीद करता हूँ आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको बार बार रिपीट कर करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप कंफ्यूज ना हो और आपको चीज़ें आसानी से समझ में आए। तो इसको पॉज करके आप लिख लीजिए, फिर तुरंत इसके आगे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो गति का द्वितीय नियम जो है, देखो वैसे तो तीनों नियम अगर छोटे में एकदम से आपको इतिहास की तरह मैं पढ़ाऊँ, इतिहास और भूगोल की तरह या फिर हिंदी की तरह पढ़ाऊँ कि भाई ये चीज़, जैसे किसी इतिहास में कोई हिस्ट्री आपको बताई जाती है कि हुमायूं इस टाइम पे यहाँ पे आया, उसने ऐसा किया, उसको मारा, ये राज यहाँ पे राज्य किया, वहाँ पे, तो वो आपको याद करना है। ऐसे ही मैं अगर न्यूटन के गति के नियम में तीनों नियम आपको लिखवा दूं और कहूं कि ये लो बेटा यही गति के 3 नियम है, इसको याद कर लो, पहला नियम फलाना, दूसरा नियम, ऐसे पढ़ाऊं तो फिर मिनटों में खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर मैं चीज़ों को एक्सप्लेन करूं तो टाइम तो लगता है। अब चूंकि ये 18-19 मिनट की वीडियो होने जा रही है, तो आपको पता है कि मैं लंबी वीडियो पसंद नहीं करता हूं, आपको छोटा छोटा मतलब कम पार्ट में, और मतलब कम पार्ट इन द सेंस कि कम टाइम में, छोटे कम समय में आपको मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूं, ताकि आप अभी चूंकि 9th के स्टूडेंट्स हैं, आप घंटा 2 घंटा 4 घंटा लगातार मोबाइल लेके नहीं पढ़ सकते हैं, आपका कंसंट्रेशन इतना आसानी से नहीं बन पाता है। तो मैं आपको छोटी छोटी वीडियोस क्लिप में आपको अच्छे कॉन्सेप्ट्स और पूरा डिटेल में उसको बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन करके कॉन्सेप्ट देता हूँ। तो चूंकि ये 19-20 मिनट की वीडियो हो गई है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि गति, और मैं कह ही रहा हूँ, आई रिपीट अगेन, कि अगर मैं न्यूटन के गति के मुख्य 3 नियम होते हैं, पहला लिखवा दिया, दूसरा ये, तीसरा बोला बेटा यही 3 नियम है। बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियोस हैं जो नियम लिख देते हैं, पढ़ देते हैं, कहते बेटा यही नियम है, जाओ हो गया। वो क्या करते हैं, नियम लिख देंगे या फिर कॉपी में या फिर बोर्ड पे, बेटा पहला नियम ये, दूसरा ये, तीसरा होता है, बस बात खत्म। ऐसा नहीं है कि होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ बहुत बढ़िया से, उसको कहीं ना कहीं मैं प्रूफ भी करता हूँ और प्रैक्टिकल लाइफ से उसको रिलेट भी करके समझाता हूँ कि आप रियल लाइफ में ये चीज़ें देख रहे हो, जो चीज़ बताई जा रही है वो बिल्कुल साइंस के हिसाब से प्रैक्टिकली भी यहाँ पे प्रूव्ड हो रही है।
और आप देख ही रहे हो साइंस कहाँ से कहाँ पहुँच गया भाई। आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो मोबाइल मीडिया यूज़ कर रहे हो, टीवी यूज़ कर रहे हो, सैटेलाइट्स और मौसम विभाग की जानकारी, गाड़ी मोटर, जो भी आप ये सब कहीं ना कहीं साइंस ही तो है। तो ये साइंस को आप थोड़ा सा पढ़ रहे हो तो समझना भी पड़ेगा। तो इसलिए मैं आपको केवल नियम लिखवा के याद नहीं करवाना चाह रहा हूँ कि बस कक्षा 9 के लेवल पे आप याद कर लो, आपके दिमाग को विकसित करना चाह रहा हूँ, आपको साइंस से थोड़ा सा जोड़ना चाह रहा हूँ। इसलिए चूंकि ये वीडियो बड़ी हो रही है तो मैं न्यूटन की गति का जो द्वितीय नियम है वो अपनी अगली वीडियो में लेके आऊँगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, एक नई क्लास में, नए लेक्चर में, नए कॉन्सेप्ट न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के साथ। बहुत बढ़िया से उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि द्वितीय नियम एक तो है कि नियम ये है, और एक तो ये है कि ये नियम है तो क्यों है, न्यूटन ने आखिर क्या एक्सपेरिमेंट किया, क्या सोचा, कैसे उसने कहा कि ये नियम विज्ञान में ये नियम बनाया जा सकता है, विज्ञान में ये रिलेशन बताया जा सकता है, क्या उसने सोचा, क्या एक्सपेरिमेंट किया, क्या वो प्रूफ करना चाह रहा था, या फिर क्या उसने प्रूफ किया लोगों के सामने, उसने क्या प्रयोग करके दिखाया और फिर कैसे वो रूल बनाया, वो सब मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। आप बेफिक्र रहिए, बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया जाएगा। तो आप यहाँ तक फिलहाल तैयार करिए, पढ़ते रहिए, घर पर मेहनत करिए, मोटिवेटेड रहिए, डेडिकेटेड रहिए, और थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर निकल के मेहनत करिए। फिर मिलेंगे एक नई क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग।